हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस हमने एनालिसिस की आपको प्रोवाइड करा दी हैं। कुछ एक दो वीडियोस हैं जो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बट इस दौरान मुझे लगा कि आप सबके साथ अब जो है स्ट्रेटजी 2024 की शेयर कर देनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं हमारी 2024 सीएपीएफ 2024 को निकालने की सबसे सटीक स्ट्रेटजी। और सबसे सटीक कहने का मतलब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने ये पूरा एनालिसिस देख लिया है। हमने साइंस को एनालाइज किया, ज्योग्राफी को एनालाइज किया, पॉलिटी को किया, हिस्ट्री को किया। मैंने आपको एक एक सोर्स को उसके प्रूफ के साथ, उसकी एनसीईआरटी के टू द पॉइंट को, एक एक चीज को दिखाते हुए मैंने ये प्रूफ किया है कि ये सभी चीजें आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से है। तो दोस्तों, मेरा बस ये कहना है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी भी फाउंडेशन, किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपके डेडिकेशन की, डिसिप्लिन। सबसे जरूरी चीज है आपका डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी हैं। और साथ में किसी का भी, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसका गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, फाउंडेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बनाने का कई तरीके हैं। फाउंडेशन आप खुद भी बना सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, उसमें अपना हजारों रुपयों को बर्बाद मत कीजिएगा। जरूरत है तो आपको एक कोच की, वो कोच आपको सही डायरेक्शन दे सके कि इस एग्जाम में किस समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। करना सब आपको पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका मेंटर आपको ये सब करा के देगा, नहीं, वो आपको सिर्फ गाइड करेगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। तो वो सारी चीजें, अगर आप वो उस टाइप के स्टूडेंट हैं जो मेहनत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई बस मुझे गाइड कर दे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स को, किन बुक्स को, किन सोर्सेज को मुझे थॉरोली पढ़ना चाहिए, और अगर आप मेरी बातों को रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। आपका पूरा 2024 का सिलेक्शन इस वीडियो पर टिका है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको, कई बच्चों को शायद नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ पर दोस्तों सीएपीएफ में हमारे इनिशियल स्टेज में दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ये जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पहला पेपर, जिसे आप जनरली इस जो स्ट्रेटेजी की जो बात है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आपका मैक्सिमम 250 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे में पेपर कंडक्ट किया जाता है। 125 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, देन है आपका पेपर 2। यहाँ पर आपको एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो देखने को मिलेगा। ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। तो ये ब्रीफ जनरल आइडिया। उसके बाद सिलेबस की बात अगर करें दोस्तों, तो आपको आपके नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, वहां पर 6 चीजों का मेंशन किया है, जिसमें पहली है आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है एक वो। दूसरा सेक्शन दोस्तों साइंस। तीसरा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, यहां पर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। बट अगर आप 2023 का पेपर देखें और पुराने भी पेपर देखें और फिर यहां पर आकर उसे लिंक करें, तो आपको समझ में आएगा कि हमें करंट अफेयर में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, जितना हम करंट इवेंट्स में अलग अलग चीजों पर देते हैं। तो इसको भी मैं प्रूफ के साथ आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगा चीजें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी को इन्होंने कंबाइन करके एक जो है टॉपिक दे दिया। देन आपका हिस्ट्री है और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ये मतलब एक जो है ट्रेडिशन दोस्तों की, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है आखिर सिलेबस जो यूपीएससी ने सीएपीएफ के नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये कुछ 6 सब्जेक्ट हैं, जहां पर ये कंबाइंड 2 सब्जेक्ट एक साथ दिए हैं। तो अगर मैं इनको अलग अलग देखूं तो टोटल दोस्तों 7 सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सबसे जरूरी हैं। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों ये आता है कि सर ये 7 सब्जेक्ट हैं, मुझे समझ में आ गया। अब इन 7 सब्जेक्ट में मुझे शुरुआत किससे करनी चाहिए, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक पहली प्रायोरिटी बताऊंगा कि एग्जामिनर की क्या प्रायोरिटी रहती है पूछने की। ठीक है, और फिर जितना हमारे पास अभी समय है, उस समय ड्यूरेशन में हमारी जो स्ट्रेटजी है
उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले लेकर चलना पड़ेगा वो एक अलग होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यूपीएससी सीएपीएफ में किस सब्जेक्ट को मिलती है। वो हम समझते हैं दोस्तों हमारे 2023 के हाल ही में हुए एग्जाम के एनालिसिस से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको साइंस में यहां देखने को मिलेगा, आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 25 क्वेश्चन हमारे साइंस आए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी से पूछे गए थे 20 क्वेश्चन दोस्तों, एंड हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से 15, पॉलिटी से 9, इकोनॉमिक से 10, करंट अफेयर 15, एनवायरमेंट 5 और मिसलिनियस 6। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके लिए साइंस। प्रायोरिटी में लिस्ट में सबसे पहला आप साइंस रखेंगे, देन ज्योग्राफी रखेंगे, और फिर आपको ये बात, अगर शायद आप पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं हमेशा एक जो आपको एक निमोनिक देता था, एसपीजी। आपको पता है हमने लास्ट ईयर एसपीजी कई बार हमारे स्ट्रेटेजीज में रिपीट किया। एस फॉर साइंस, पी फॉर पॉलिटी, ज्योग्राफी, जी फॉर ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे दोस्तों लास्ट ईयर जब हम 2023 को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे, तो हमने इन 3 सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। बट इस साल दोस्तों अगर कोई भी इंसान 2023 को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेगा तो यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। हो सकता है कई सारे लोगों के लिए वो चेंज नहीं दिखे, बट मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो मेजर चेंज क्या होगा। इस बार हम लोग यहां पर साइंस को वैसे ही रखेंगे, ज्योग्राफी को वैसे ही रखेंगे, बट जो पॉलिटी है दोस्तों, ये पॉलिटी वाला जो पार्ट है, आप यहां पर देखिए, ये पॉलिटी 9 क्वेश्चन इस बार आए हैं पॉलिटी के। ये सालों साल पॉलिटी रिड्यूस हो रहा है। लास्ट ईयर 11 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 15 आए थे, उससे पहले 18 आए थे, और इस साल 9 आए हैं। तो दोस्तों पॉलिटी को हमें हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट से हटाना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। इस समय के लिए हमें पॉलिटी हटाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, बट मेरी बात को समझिए। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, रणनीति डिपेंड करती है हमारी 2023 को एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए, और वो एनालिसिस, और सिर्फ ये एनालिसिस क्या, मैं आपको पिछले 10 साल का भी अभी जो ट्रेंड है वो भी दिखाऊंगा। तो यहां पर हमें पॉलिटी को हटाकर दोस्तों रखना होगा हिस्ट्री को सबसे आगे। मतलब अगली साल के लिए 2024 के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें पॉलिटी से ज्यादा प्रायोरिटी आप लोग हिस्ट्री को देंगे। तो ये चीज मैं आपको यहां कंक्लूड कर देता हूं दोस्तों। हम इस साल सबसे पहले साइंस, फिर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा कमांड बनाने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों बहुत से लोग हिस्ट्री को इस समय ये सोचकर नहीं अटेम्प्ट करेंगे फिर से कि हिस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है, हिस्ट्री में चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जिसका कोई सोर्स नहीं है। बट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं ये एनालिसिस आपको इतना डिटेल में इसीलिए दिखाता हूं ताकि आपको अगर कोई इंसान आकर कहे कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपसे आकर ये कहता है कि ये सब मेरे बनाए हुए नोट्स से, मेरे बनाए हुए कंटेंट से पूछा है, तो आप वहां पर सीधे जवाब दे सकते हैं कि सर ये आपके यहाँ से नहीं, ये एनसीईआरटी से पूछा है, और आप हमें गुमराह ना करें। बेशक आपके यहाँ से आया होगा, बट सबसे पहला सोर्स अगर कोई है तो वो एनसीईआरटी है। और ये सारे इंस्टीट्यूशन अपने जो नोट्स हैं वो बनाते कहाँ से है, एनसीईआरटी से ही तो है दोस्तों। अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया है तो समझो सब कुछ कवर कर लिया है। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जो हिस्ट्री का सोर्स है, मैं पिछले कई दिनों से हिस्ट्री के एनालिसिस में लगा हुआ था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे हिस्ट्री के नहीं मिल पा रहे थे, मैंने वो भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा सकता हूं उसका सोर्स। तो इसीलिए अगर हमारे पास इस हिस्ट्री के 20 क्वेश्चनों का टू द पॉइंट सोर्स है तो हम इसे अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये हिस्ट्री को मैं ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये हिस्ट्री हो सकता है 2024 में आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये आपने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लिया है। हम अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2023 को ध्यान में नहीं रखते हुए
2023 से भी पहले जितने भी एनालिसिस 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10 पिछले 10 साल का आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस उठा लेंगे दोस्तों, वहां पर आप एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पाएंगे कि साइंस हमेशा साइंस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं वो है साइंस। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, देन आपका मैथ्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये बिल्कुल मैंने एक सीक्वेंस में यहाँ पर चैप्टर्स जो है सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, तो आप इसे देख लेंगे। तो अब यहाँ सारी चीज़ों पर जो हमने अभी बात की है वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमें साइंस को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है, साइंस को तैयार करना है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। अब हमने ये समझ लिया है कि प्रायोरिटी किसे देनी है। अब साइंस में करना क्या है सर, अब ये बता दो कि साइंस में करना क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं साइंस में क्या करना है, उससे पहले मैं इस वीडियो के छोटे से कुछ एजेंडा को मैं बता देता हूं। यहां पर हम 2-3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। पहला चीज, सोर्स क्या है। अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस का सोर्स क्या है। अगर सोर्स पता चल गया तो सर उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसको करें कैसे। दूसरी चीज हम इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है, जो बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाएं या ना बनाएं, तो फिर मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कि आप नोट्स कैसे बनाएं या ना बनाएं और किस किस टाइप्स के बनाएं। ठीक है, वो सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं साइंस। देखो दोस्तों 2023 में कुछ चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस, उन लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्ट्रेटेजी में हर एक बात को कहूंगा। साइंस के 3 सेक्शन हैं करने के, समझिएगा इस बात को। साइंस को करने के 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन है आपका ये वाला, जहां पर आप 6th, 7th, 8th ये 3 बुक्स को पढ़ते हैं। एक सेक्शन है आपका 9th और 10th, ठीक है। और एक सेक्शन है दोस्तों अपर क्लासेस, जो हायर क्लासेस है आपकी 11th और 12th। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, आप में से वो बच्चे, मैं हर टाइप के स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, आप में से वो स्टूडेंट जो साइंस में एकदम वीक हैं, जिन्हें साइंस बिल्कुल नहीं आती है, जिन्हें साइंस का एस तक नहीं पता है कि क्या होता है साइंस में, ठीक है, जो बहुत घबराते हैं साइंस से, वो सबसे पहले अपना जो साइंस सब्जेक्ट है वो यहां से शुरू करेंगे 6th क्लास से। आपको अपने बेसिक्स को मजबूत करना होगा, जो बच्चे साइंस को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप 6th करेंगे, देन 7th करेंगे, 8th करेंगे, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में बिल्कुल जीरो हैं, एकदम निल हैं। बट वो बच्चे जिन्हें साइंस का बेसिक्स पता है, जिन्हें मालूम है कि चलिए मुझे साइंस समझ में आती है, अब मुझे बस ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए मुझे क्या करना है। तो दोस्तों साइंस की अगर बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 बुक हैं वो है पहली साइंस की 9th क्लास की बुक और दूसरी 10th क्लास की बुक। तो सभी बच्चे इस 9th और 10th को, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे रिपीटर हो, ये 9th और 10th क्लास की 2 बुक्स को अच्छे से रट लीजिएगा, इन्हें घोलकर पी लीजिएगा, इसके नोट्स 10 बार बना लीजिएगा। मतलब जितना जो काम आप कर सकते हो इन 2 बुक्स पर आप अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों ये 2 बुक्स हैं जो आपको साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगी, ठीक है, ये 2 बुक्स। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये 2 बुक्स तो हैं। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं इन 2 बुक्स की बात क्यों इतना कर रहा हूं। चलिए, ये रहा 2023 का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर मैं साइंस की बात करता हूं दोस्तों, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहां पर मैं दिखाता हूं 9th क्लास की एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों आपके 2023 के सीएपीएफ में। 10th क्लास की एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि टोटल आप देख रहे हैं यहां पर 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 2 बुक से आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी जो 9th और 10th क्लास की 2 बुक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां से आपको साइंस में 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों पहले क्या था, अगर पहले 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते थे तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन 2 बुक से ही देखने को मिल सकते थे। बट इस बार थोड़ा सा यूपीएससी ने साइंस को भी एक टफर साइड पर रखने की कोशिश की है। वो कैसे दोस्तों, इस बार क्या हुआ है चेंज, 11th क्लास और 12th क्लास में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहां देखिए 12th क्लास से 2 क्वेश्चन, 11th क्लास से 6 क्वेश्चन, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 11th क्लास से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। तो दोस्तों अब हमें हमारी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं 11th क्लास की एनसीईआरटीज और 12th क्लास की एनसीईआरटीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पर मैं आपको यहां पर बताता हूं दोस्तों, ये 11वीं और 12वीं क्लास को आपको कंप्लीट थॉरोली नहीं पढ़ना है।
अगर 9th और 10th की बात करूं दोस्तों, यहां पर आपको एक लाइन भी नहीं स्किप करनी है, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा पैराग्राफ, एक एक लाइन, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। बट जब बात 11वीं और 12वीं की आती है दोस्तों, यहां पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, ज्यादातर वहीं से चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप सब्र बनाए रखें। उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस पर अभी क्या है कि 2023 का एनालिसिस वो जो है हो चुका है साइंस का, बट इसमें जो और भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी मुझे ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करानी है, जहां पर आपको मैं 11th और 12th का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि यहां पर कौन कौन से चैप्टर हैं जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान में रखिए दोस्तों, ये जो 9th और 10th है इसे आप सबसे अच्छे से करेंगे। रही बात 11th की और 12th की, तो यहाँ के जो चैप्टर हैं अगर आप एनालिसिस खुद से करके आप यहाँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो थोड़ा सा सब्र करके मैं आपको कुछ समय बाद साइंस के 11th और 12th के वो सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ उनको तैयार करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और गेम चेंजर में जो स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे उनको इन चैप्टरों के अंदर भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही हमारी साइंस की दोस्तों, और ये साइंस मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया यहाँ पर 9th 10th 11th 12th में कितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल जो 25 क्वेश्चन आए हैं वो सभी चीज। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बायो का एनालिसिस और केमिस्ट्री का एनालिसिस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का प्रूफ है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 9 क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन 9th एनसीईआरटी से आए हैं, या ये जो 10 क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी से आए हैं, ये 11th की एनसीईआरटी से 6 क्वेश्चन आए हैं, तो ये क्या सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, ये सारी बातें आप YouTube पर सर्च कर लेंगे। हमारे बायो के एनालिसिस को 2023 के, और केमिस्ट्री के एनालिसिस को, और फिजिक्स का एनालिसिस जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो वहां पर डिटेल्ड में मैंने हर एक एनसीईआरटी से टू द पॉइंट चीजें उठाकर डिटेल में समझाई है कि कहां से क्वेश्चन आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो वो वीडियोस आप देख लेंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका पूरा साइंस का जो कैसे करना है, क्या सब्जेक्ट्स करना है, मैंने आपको बता दिया है, और इसके नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दोस्तों हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जीसी लियोंग, इतना सारा सिलेबस आपके सामने है ज्योग्राफी में करने के लिए। ठीक है, बट इसमें से क्या करना है, कैसे करना है, क्या छोड़ना है, वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। पहली चीज दोस्तों, आपके सामने जो ये बुक्स दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक्स आपके सामने दिख रही हैं, बट असल में दोस्तों ये 10 बुक्स हैं ही नहीं। ये जो 10 बुक्स प्रिपेयर की गई हैं, ये एक स्टूडेंट जो 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो आपको उस माइंडसेट से नहीं चलना है। बहुत लोग आपसे कहेंगे कि भाई पहले 6th पढ़ो, फिर 7th पढ़ो, फिर 8th पढ़ो, फिर 9th पढ़ो, फिर 10th पढ़ो। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप वो स्टूडेंट नहीं है जो 6ठी क्लास में है या 7वीं क्लास में है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहां पर इन सभी बुक्स को पैरेलल स्टडी करना होगा। अब आप पूछेंगे सर कि ये पैरेलल स्टडी क्या है, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब पहले तो मैं आपको यहां पर ये चीज समझा देता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये जो बुक्स हैं ये पढ़नी है, मतलब मेरा पीछे क्या प्रूफ क्या है कि आपको जो भरोसा मैं दे सकूं कि ये जो सोर्स है ये पढ़ने। तो दोस्तों वीडियो है ये, अगर किसी को भी भरोसा नहीं है कि सर ये बुक मैं क्यों पढूं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने ये पूरा एनालिसिस दिखाया है कि 6th क्लास से एक क्वेश्चन आया है, 7th से एक आया, 8th से एक आया, 9th से, 10th से, 11th से, 12th से, सभी बुक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हमारे लिए सबको तैयार करना जरूरी होगा। ठीक है, ये प्रूफ यहां पर आप इस वीडियो में देख लेंगे। ये मैंने पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है कि एक एक बुक आपकी जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इन बुक्स को एज अ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से पढ़ना होता है, मैं आपको वो बता रहा था।
तो दोस्तों ये बुक जो है साइलोज में नहीं पढ़ी जाती कि आप पहले छठी पढ़ेंगे, सातवीं पढ़ेंगे, आठवीं पढ़ेंगे, नहीं, इन्हें आपको पैरेलल स्टडी करना है। पैरेलल स्टडी का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखेंगे क्लास 9th की जो आपकी बुक है और क्लास 11th की इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है, इन दोनों के चैप्टरों को देखिए आप। यहां पर पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहां देखिए, यहां 11th में क्या है, इंडिया एंड लोकेशन, सेम चैप्टर वही यहां पर बात हो रही है। सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यहां पर सेकंड चैप्टर क्या है 11th में, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ऑलमोस्ट सेम बात हो रही है। यहां पर थर्ड चैप्टर है हमारी 9th में ड्रेनेज, और 11th में चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। फोर्थ चैप्टर 9th क्लास में है क्लाइमेट, सेम चैप्टर यहां पर है क्लाइमेट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहां पर है नेचुरल वेजिटेशन। देन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन हमारा 12th क्लास में आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों, 9th की जो बुक और 11th की बुक दोनों एक साथ पढ़नी है, अलग नहीं पढ़नी है। अब आप खुद सोचिए, आप यहां पर इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ रहे हैं, फिजिकल फीचर पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, यहां आपने कॉन्सेप्ट तैयार किए, फिर आप दोबारा यहां पर वो चीज आकर पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। ये मैं एंड में ज्योग्राफी की ये जो बात चल रही है, इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। अभी आप प्रूफ देखिए कि कैसे ये जो बुक्स हैं वो कैसे पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब यहां आप देखिए, यहां पर पहला चैप्टर है 8th क्लास की बुक में रिसोर्स, 10th क्लास की बुक में पहला चैप्टर है रिसोर्स, दिख रहा है आपको दोस्तों। इसी तरीके से यहां पर आप 12th क्लास की बुक देखेंगे तो यूनिट 3 में आपको दिखेगा रिसोर्स। मतलब अलग अलग टाइप के रिसोर्स की बात है, बट कहीं ना कहीं जो थीम है वो सेम है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है यहां पर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो मतलब ये रिसोर्सेज जो है एक तरीके से यहां पर दो अलग अलग चैप्टर में दिए हैं। यहां पर इन्होंने वाटर रिसोर्स यहां अलग दे दिया है, फिर उसी तरीके से यहां पर आपको एनर्जी रिसोर्स अलग मिलेगा, वाटर रिसोर्स अलग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। उसके बाद यहां पर पावर रिसोर्स ये रहा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स ये रहा, और यहां पर भी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स ये रहा। एग्रीकल्चर, 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 आप देख रहे हैं तीनों बुक में आपका एग्रीकल्चर टॉपिक दिया हुआ है। सेम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। मतलब आप क्या देख रहे हैं, अभी हमने देखा 9th और 11th की पैरेलल बुक्स, उसके साथ 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। क्या ये 3 बुक हैं? क्या ये 3 बुक हैं दोस्तों? नहीं, ये सिर्फ एक बुक है। अब इस एक बुक के कंटेंट को इन्होंने 3 पार्ट में 3 तरीके से समझाया है। तो इस बात को अगर आप समझ लेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी में 10-12 किताबें नहीं हैं। ज्योग्राफी में सिर्फ 2 से 3 किताबें हैं, सिर्फ 3 बुक्स हैं, और वो 3 बुक्स को इन्होंने अलग अलग बच्चों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 11th क्लास की एक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जितने भी इसमें चैप्टर हैं वही सारे चैप्टर आपको जीसी लियोंग में मिलेंगे देखने को। ठीक है दोस्तों। तो अब यहां पर आपको मैंने ये चीज तो समझा दी कि इसे पैरेलली पढ़ना है, बट दोस्तों अब यहां पर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका नोट मेकिंग के मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो मैं कहूंगा दोस्तों ज्योग्राफी। साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं कहूँ नोट मेकिंग है तो वो दोस्तों ज्योग्राफी में है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर आपको 10 तरीके की अलग अलग किताबें यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी हैं, जबकि आपको उन 10 तरीके की बुक्स को नहीं पढ़ना है। इन बुक्स को पैरेलल स्टडी कीजिए। यहाँ पर 9th और 10th 11th को एक साथ क्लब करके पढ़िए और इनकी थीम पर जाकर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस ज्योग्राफी की जो बुक है इनके अपने नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाने हैं, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक ले लिया इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो अब क्लास 9th में जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है और यहाँ से जो आपको मिल रही हैं दोनों को कंबाइंड कीजिए और जाकर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। सेम ड्रेनेज, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज पर आप अपना एक थीम बेस्ड नोट्स बनाइए। थीम बेस्ड ड्रेनेज पर, अब मान लीजिए ड्रेनेज पर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो 9th में मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन वहां पर ऐड कीजिए, फिर क्लब करके उसे यहां पर 11th वाली इंफॉर्मेशन से ऐड कर लीजिए। ठीक है। अब ये नोट्स बनाने का जो फायदा है वो आपको किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, जब आपका एग्जाम क्लोज आएगा तो आपको ये 10 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग, आपको सिर्फ एक नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपके, और एक नहीं। देखिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में 3 चीजें बनाइएगा, एक फिजिकल ज्योग्राफी पर, एक इंडियन ज्योग्राफी पर, और थर्ड चीज अपनी मैपिंग
मैप बुक, ये 3 चीज आप बनाइएगा। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। एक चीज बनानी है आपको इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर अपना नोट्स, दूसरा बनाना है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर अपना नोट्स, तीसरी बनानी है मैपिंग की बुक। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको खुद अपने हाथों से बनानी है। अगर आप ये सब मार्केट में किसी के नोट्स परचेज करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि मेरा दोस्त मुझे बनाकर दे दे, तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कह देता हूं कि आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर आपके दोस्त का जरूर हो जाएगा जिसने इस पर नोट्स बनाए होंगे। क्योंकि जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा ना, आपको तो नहीं मिलेगा। तो मेरी बात क्लियर है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने आपको सोर्स बता दिया है, मैंने आपको प्रूफ बता दिया है, मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है, मैंने नोट्स की इंपॉर्टेंस समझा दी है। तो ये सारा जो चीज़ है ज्योग्राफी में हम देख चुके हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की ओर। साइंस सबसे इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी उसके बाद इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो कंफ्यूजन आता है आप में कि हिस्ट्री को पहले लें, पॉलिटी को पहले लें या फिर मैथ्स को पहले लें, तो मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री को ध्यान में रखेंगे, हिस्ट्री को अब इंपॉर्टेंस देंगे। आप में से बहुत सारे लोग और खुद इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले इस बार हिस्ट्री को, जो 2023 में हिस्ट्री आई है, उसे देखकर शायद इग्नोर करने का सोचेंगे। पर मैं अब बता देता हूं दोस्तों, हिस्ट्री को इग्नोर करने का समय नहीं, इस पर ट्वाइस कैपेसिटी के साथ अटैक करने का समय है। और अटैक करने से लोग क्यों डरेंगे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री पर अटैक करने से इंस्टीट्यूशन वाले या फिर अलग जो आपका कंपटीटर है वो क्यों घबराएगा? क्योंकि उसके पास हिस्ट्री का सोर्स नहीं है। उसको ये नहीं पता कि पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो कहां से आया है। क्योंकि आप किसी से भी कहिए कि यार हिस्ट्री का कैसा रहा पेपर, तो कहेगा कि भाई पता नहीं हिस्ट्री कहां से पूछ लिया। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज आती है ना दोस्तों, जो मैं सबसे पहले आप सभी को एनालिसिस प्रोवाइड कराता हूं, उसमें यही प्रोवाइड कराता हूं कि आप ये चीज समझो कि कितना आपके स्टैंडर्ड सोर्स से क्वेश्चन आए थे, ताकि आप ये ना कह सको कि यार पेपर कहां से आ गया। तो मैं आपको ये सब बता चुका हूं, और हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन, अब मुझे हिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन का सोर्स पता भी चल चुका है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आइडिया लग पा रहा था, बट उसका भी कुछ एनालिसिस और फाइंड आउट करने पर मेरे को मिल चुका है। जल्द ही मैं उस बुक का भी आपको जो है जिक्र करूंगा। एक नई बुक आपके हिस्ट्री के सिलेबस में इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो हमारे सामने है मैं उसको समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के लिए ये जो थीम्स की 3 बुक्स हैं, इन तीनों बुक्स को अच्छे से रट लो। जिस तरीके से साइंस की 9th और 10th क्लास की जो 2 बुक्स थी, मैंने आपको कहा था कि उन्हें घोल कर पी जाइए, वैसे ही हिस्ट्री की ये तीनों बुक हैं, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। ये तीनों बुक्स आपको अच्छे से घोल कर पी जानी है। यानी कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ बताता हूं दोस्तों। हिस्ट्री जो कि एक इतना अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, लोग घबराते हैं कि चीज़ें कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मिनिमम थीम एनसीईआरटी तैयार करके जाओ। और थीम एनसीईआरटी से आप देखेंगे दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन आपकी थीम्स की एक एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और इसका प्रूफ आप इस वीडियो में देख लेंगे। हर वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन में इनका लिंक देखने को मिल रहा होगा, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन दोस्तों आपकी थीम 1 से पूछे गए हैं। स्पेक्ट्रम से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो स्पेक्ट्रम से आपके कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार एंशिएंट से ज़्यादा पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, थीम 1 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इस बार थीम 1 पढ़ के जाएंगे। हो सकता है अगली बार थीम 2 से ज़्यादा पूछ ले, अगली बार थीम 3 से ज़्यादा पूछ ले। तो ये तीनों बुक्स, थीम्स की तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 का नहीं, 2022 का भी, 21 का भी, 20 का भी यही ट्रेंड है दोस्तों कि जनरली यूपीएससी थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद फिर आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम उसके बाद आपका आता है, इसको आप तैयार करेंगे। कम क्वेश्चन पूछे हैं, पर वही है कि 3 क्वेश्चनों के लिए हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते दोस्तों। इसको भी आपको तैयार करना है। और इन 2 सोर्स को करने के बाद अगर आपके पास इतना समय है कि आप हिस्ट्री पर और समय देना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ल्यूसेंट भी कर लीजिएगा। कई बच्चे कहेंगे कि सर ल्यूसेंट करनी है या नहीं करनी है, तो मैं आपको बच्चों क्लियरली ये बात कहता हूँ, सबसे पहला टारगेट ये थीम्स की एनसीईआरटीज, सेकंड टारगेट स्पेक्ट्रम, और थर्ड टारगेट आपका ल्यूसेंट। ठीक है। उसके बाद एक और नई बुक है दोस्तों, जिसे मैंने मिसलेनियस में डाला है। बुक के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की बुक है। ठीक है।
उस बुक का मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपके जो हम हिस्ट्री में इररिलेवेंट क्वेश्चन जिन्हें समझ रहे हैं उस बुक से पूछे गए थे। तो मैं आपको वो बुक का एक नया अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसको करने का तरीका भी समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए जो आपकी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये थीम्स और स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप कहेंगे कि क्या सर हमें इन थीम्स के नोट्स बनाने चाहिए, कि इन थीम्स के क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? तो मैं कहूँगा दोस्तों बिल्कुल नहीं, नोट्स मत बनाइएगा इस थीम्स के, क्योंकि इन थीम्स में से जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी नोट्स में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो अच्छा है नोट्स बनाने से आप इन थीम्स की लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को रट लें। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हिस्ट्री तक हमारा चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा दोस्तों पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिटी का एनालिसिस 2023 का। दोस्तों 2023 में हमसे पॉलिटी में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट लक्ष्मीकांत की बुक से हैं। सोर्स वही आपका देखिए, ये मैं काम सबसे पहले कर चुका हूँ आपको यकीन दिलाने के लिए कि बच्चे अगर मुझे कहें कि सर आप कैसे कह सकते हो कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आए, तो ये रही आपकी वीडियो। यहाँ पर जाइए, पूरा सोर्स देखिए, डायरेक्ट सोर्स आपको दिया है पॉलिटी का। तो 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आए हैं 9 में से, और रिमेनिंग 3 हैं जो मिसलेनियस हैं। अगर उन्हें हम साइड भी कर दें, स्किप भी कर देते हैं, तो भी हमारा 9 में से अगर 6 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ठीक हो जा रहे हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे एनालिसिस से क्लियर होता है कि हमें पॉलिटी के लिए क्या तैयार करना है। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक, नया पुराना कोई भी एडिशन होगा चलेगा। मतलब अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कई बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है, अदर बुक्स को भी मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ कि सर नया एडिशन लें या पुराना एडिशन लें। देखो, अगर आपके पास अभी तक कोई एडिशन नहीं है तो जाकर नया ही खरीदना, पुराना मत खरीदना। ठीक है, लॉजिकल है। और जिसके पास पुराना ऑलरेडी रखा है, मतलब रीसेंट एडिशन है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ 6th एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और बच्चा आपके पास 3rd या 2nd 4th एडिशन है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में 7th एडिशन है और आपके पास 6th या फिर 5th अवेलेबल है तो भी वो काम कर जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो पॉलिटी के लिए ये काम करिए। और जिसको लगता है कि लक्ष्मीकांत उसके लिए थोड़ा सा टफ टास्क है, मुझे नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट, तो आपके लिए मैं बताता हूं 11th क्लास की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आप चाहो तो यहां से शुरुआत कर सकते हो अपनी पॉलिटी की। यहां पर पॉलिटी को बहुत प्यारे अच्छे ढंग से तैयार करा रखा है, बेसिक के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ यहां पर चीजें समझाई हुई हैं। तो चाहो तो आप, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो यहां से शुरुआत करके देन फिर जो लक्ष्मीकांत है उस पर जंप कर सकते हो। तो ये पॉलिटी का सोर्स है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, पॉलिटी को करने का तरीका, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। क्या है कि पॉलिटी के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं दोस्तों। क्या डाउट आते हैं कि सर इतनी बल्क की बुक है, हम तो उठाते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, हमें ब्रिटिशर्स से एक बहुत अच्छी पॉलिसी सीखने को मिली थी। वो पॉलिसी क्या थी दोस्तों? बहुत अच्छी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। याद रखना मेरी बात ज़िंदगी में हमेशा, ये आपको कभी भी जो स्ट्रेटजी है उसे बनाने में बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। कभी भी कोई चीज़ बहुत बल्कि लग रही है, अगर लग रहा है कि इतने बड़े सिलेबस को, इतने बड़े एग्जाम को मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो सिंपल है, ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। उसको डिवाइड करो, उस पर रूल करो। यानी कि क्या, अब मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। लक्ष्मीकांत 800 पेजेस की किताब है, आपको उसे सबसे पहले डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे कैसे करना है वो सब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पार्ट 1, जिसमें 11 चैप्टर हैं। आपकी बुक में इसको इसी तरीके से डिवाइड भी करके दे रखा है। इसको पहला पार्ट ये बना लीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना, आप उस मोटी बुक को, इतनी बल्कि बुक को ध्यान ही मत दो। चाहो तो, अगर आप चाहो तो उस बुक को फाड़ कर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बात ये ऐसी लगे कि सर हम अपनी बुक्स को कैसे फाड़ सकते हैं। देखो सर, मैटर नहीं करता, आप उसको फाड़ लीजिए या फिर उसको पूरा एक साथ बल्कि बुक को बनाए रखिए। हमारा मकसद सिंपल इतना है कि हमें उसको तैयार करना है। ठीक है, या तो आप उसे
5 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो उससे क्या है कि आपको उसकी जो लेंथ है, उसकी जो बल्कीनेस है वो कम फील होगी, तो आपको लगेगा नहीं कि यार इतनी मोटी बुक है वो, ठीक है। मतलब मैं एक साइकोलॉजी जो आपकी जो उसको बुक को पढ़ने नहीं दे रही है, उसका जो सॉल्यूशन है मैं वो बता रहा हूँ। तो या तो आप वो काम कर लें, नहीं तो आप मन में ही, दिमाग में ही ये तरीका जो है लेकर चलें कि उसको 5 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें ये सारे चैप्टर्स होंगे। पार्ट 2 होगा आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप समझेंगे कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट के रिलेशन, इंटर स्टेट के रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविंसेस। ये आपका पार्ट 2 होगा, आपकी बुक में इसी तरीके से डिवाइड किया है। अब पार्ट 3, ये यहां हमने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है। कैसे? अब देखो दोस्तों, पढ़ने का ना तरीका यही होता है। मैं हमेशा हर बुक को ना, जब भी मैं खुद भी पढ़ता हूं और अपने गेम चेंजर के स्टूडेंट्स को भी, जब मैं पिछले साल मैंने हर एक जब चीज़ पढ़ाई थी, तो मैंने पैरेलल स्टडीज़ का बहुत फोकस किया था, बहुत एम्फेसाइज किया था पैरेलल स्टडीज़ पे। तो यहाँ पर आपको 3 टायर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। अब ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक में भी चीज़ें ऐसी दी हैं, नहीं, वहाँ पर वो सिंपल एक लिस्ट प्रोवाइड की है, बट हम यहाँ पर इसे पैरेलल बेसिस पर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट 3 में जब भी आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे तो उसे गवर्नर से कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे ही आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, आपका गवर्नर, यूं मान लीजिए आपका गवर्नर मतलब आप 50% गवर्नर का काम कर चुके हैं। मतलब प्रेसिडेंट में जितना भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो आधे से ज़्यादा आपको गवर्नर में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको गवर्नर को अलग से बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक साथ पढ़ेंगे। देन वाइस प्रेसिडेंट, जब आप पीएम पढ़ेंगे तो सीएम को एक साथ पढ़ेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इधर पढ़ेंगे तो स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर को भी एक साथ पढ़ेंगे। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ही आप ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे तो आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये एक स्मार्ट तरीका होगा पॉलिटी को तैयार करने का। फिर उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट को समझेंगे, क्योंकि आपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट समझी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को समझा, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को समझा, अब आप लोकल गवर्नमेंट को समझिए। जैसे ही आप लोकल गवर्नमेंट को समझते हैं तो यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्पेशल एरियाज के बारे में समझिए। तो पूरी जो लिस्ट है, पूरा डिवीजन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ तरीके से, ठीक है। उसके बाद चौथा पार्ट जो है आपका आएगा जुडिशरी। अब जितना भी जो जुडिशरी का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्हें आप पैरेलल बेसिस पर पढ़ेंगे। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी पढ़ के आप नोट्स बना लेंगे। देन आपका ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद सम स्टेट्स एंड स्पेशल प्रोविजन। ये सारा चीज़ आप पार्ट 4 आपकी जुडिशरी पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है आपका, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं 5th पार्ट में। बस इतना है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, आपके सामने बुक नहीं है और मैं कह रहा हूं कि आपकी जो बुक है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है और उन 5 पार्ट को ऐसे ऐसे पढ़िए। तो कितना आसान लग रहा है देखने में, सुनने में, समझने में। तो ये तरीका है जो आपको पॉलिटी को पढ़ने का आजमाना है। ये जो लिस्ट है, ये जो पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, पॉलिटी को जो जिस तरीके से प्लानिंग है आपकी। और इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट्स की डिटेल प्लानिंग भी मैं आगे धीरे धीरे दूंगा। हम हर सब्जेक्ट की, अभी क्या है कि दोस्तों इस 1 घंटे में हमें पूरा का पूरा 2024 का हर एक सब्जेक्ट का जो जितना भी एनालिसिस हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। बट हम डिटेल्ड में जब हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे तो डिटेल में एक हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसको भी डिटेल में मैं आपको अंदर की जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज है वो मैं सब प्रोवाइड कराऊंगा। बट वो आगे फ्यूचर में जो आगे आने वाली वीडियो है वहाँ पर, अभी हम यहाँ पर कंबाइंड तरीके से देख रहे हैं हमारा पूरा एनालिसिस। अब क्या है दोस्तों, पॉलिटी हमने साइंस देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटी देख लिया। उसके बाद इकोनॉमिक्स पर आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो देखिए दोस्तों 3 बुक्स हैं आपकी जो एनसीईआरटी हैं। एक इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, क्लास 12th की बुक है। उसके बाद आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 12th की बुक है। उसके बाद आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं अगर प्रूफ के साथ बात करूं, जो प्रूफ है हमारा इकोनॉमी का, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th क्लास की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ से आपके टोटल 10 अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। 50% जो सिलेबस है आपका सिर्फ इस बुक से देखने को मिलेगा। तो हमें अब देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसे भी तैयार कर लें, इसे भी तैयार कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। ये आपको पेपर 2 में हेल्प करेगा, हो सकता है फ्यूचर में पेपर 1 में भी हेल्प करे। बट जो ये बुक है, ये वाली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है,
मैं पिछली साल भी आपको बताया था दोस्तों, इस साल भी कह रहा हूं, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स रहेगा दोस्तों आपका, तो वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका करंट अफेयर। इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, पूछने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 50% क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट यानी कि आपकी जो एनसीईआरटीज है वहां से आते हैं, और रिमेनिंग 50% आपका करंट रिलेटेड होता है। अब करंट में इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, पहली चीज बजट तैयार करना है आपको नेक्स्ट ईयर जो 2024 में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना है आपको, स्कीम्स करनी है, और कुछ टर्म्स जो आपको या तो बजट में देखने को मिल सकती हैं, सर्वे में देखने को मिल सकती है, या जहां पर भी आपको कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स अफेयर देखने को मिलेगा। जो भी आप करंट अफेयर तैयार करेंगे वहां पर जब इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा तो उसको अच्छे से तैयार करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2023 में 2 क्वेश्चन बजट से पूछे थे, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे थे। स्कीम से इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ अगली साल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रहेगा दोस्तों इकोनॉमी का रोल। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें दोस्तों। इकोनॉमिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन, अगर मैं आप इकोनॉमी का भी जो सोर्स एनालिसिस है, ये वाला जो वीडियो है आप इकोनॉमी का जाकर देखेंगे, इन 10 क्वेश्चनों का जो सोर्स है मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इकोनॉमी को रिपीट किया गया है, कैसे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन चीज़ों को उठाकर क्वेश्चनों को रिपीट किया गया है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो जो सोर्स वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों वो प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी का सोर्स रहने वाला है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस बार का जो ट्रेंड है वो बदला है, ठीक है। पिछले 3 साल से एक ही पैटर्न जो है सीएपीएफ में आ रहा था, बट इस साल एक नया पैटर्न आया है। खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है। दुख की बात यह है कि पैटर्न बदल गया है। खुशी की बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। खुशी की बात यह है कि 2018 में भी मैथ्स का पैटर्न चेंज हुआ था। 2018 से पहले मैथ्स एक अलग तरीके से आती थी। 18 के बाद आप देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े से एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ऐसे जो क्वेश्चन थे उन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 18 में वो चीज़ देखने को मिली, 19 में मिली, 20, 21, 22, पिछले 3, 4, 5 साल में वो क्वेश्चन लगातार पूछी जा रही थी। उसके बाद 23 में आप जो नया पैटर्न है मैथ्स का वो देखेंगे। मैथ्स में अब आप क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के। आप देखेंगे एरिया पर, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आपसे एरिया निकालने को पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये टाइप के क्वेश्चन आपसे पिछले 4-5 साल में इतने नहीं पूछे जा रहे थे दोस्तों। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, चांसेस पूरे हैं 2023 में मैथ्स में एक नया चेंज आया है, और पॉसिबिलिटी है कि अगले 3-4 साल तक ये जो चेंज है वो बना रहेगा इसी सेम पेस के साथ। तो जितना जल्दी हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 2023 के क्वेश्चनों को समझ के इस पैटर्न पर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो हमारा जो मैथ्स है वो उतना स्ट्रांग, उतना अच्छा हो जाएगा। तो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें आपके पास, या तो आप ये जो 2 बुक्स हैं RS अग्रवाल, यहाँ से उन टॉपिक्स को निकाल कर पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर पिछले 5 साल को और सबसे ज़्यादा फोकस पिछले 2023 को ध्यान में रखते हुए PYQs को समझते हुए उन टॉपिक्स को निकालिए और उन टॉपिक्स पर अपनी जो कमांड है वो तैयार कर लीजिए। अब वो कमांड या तो आप इन सोर्स से फॉलो कर सकते हैं या फिर YouTube पर उन टॉपिक्स को सर्च करके उन पर अपनी जो कमांड है, अपने नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। ये मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी होगी। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पर काम करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये मैथ्स के लिए हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर। अब दोस्तों करंट अफेयर में ये चीज़ मैंने पिछले साल 2022 में भी दिखाई थी कि किस तरीके से आपके न्यूज़पेपर से पूरा डायरेक्ट पेपर जो करंट अफेयर का पूछा गया था वो यहीं से आया था। 2023 में भी आप सभी स्टूडेंट्स की ये इच्छा होगी कि मैं आपको ये दिखाऊं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसके लिए समय चाहिए होगा दोस्तों, क्योंकि जो करंट अफेयर है उसको फाइंड आउट करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। जितना आपको एनसीईआरटी में लगता है उससे कई ज़्यादा जो टाइम है वो करंट अफेयर में लगता है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा, बट आपको जो स्ट्रेटजी है वो समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि सबसे पहला करंट अफेयर का सोर्स आपका द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इस दोनों
जो न्यूज़पेपर हैं कोई भी आप ले सकते हैं। कुछ बच्चे पूछेंगे सर हिंदू करें या एक्सप्रेस करें। सर मेरे अकॉर्डिंग और यूपीएससी के चाहे किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू उठाएंगे, इस दोनों न्यूज़पेपर में से आप कोई भी न्यूज़पेपर तैयार कर सकते हैं। ये दोनों न्यूज़पेपर आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो दोस्तों मैं हिंदू को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा अलाइंड वे में, एक स्ट्रक्चर वे में न्यूज़ को प्रोवाइड कराता है। जबकि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ने की बात करूं तो मैं इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो ऑफलाइन के लिए मैं हिंदू प्रेफर करता हूं, ऑनलाइन के लिए एक्सप्रेस प्रेफर करता हूं। ये मेरा अपना तरीका है करने का, और आप चाहें कोई भी कर सकते हैं। दोनों ही जो न्यूज़पेपर है अच्छे हैं। अब बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते होंगे, वो मैगजीन फॉलो करते होंगे। तो मैगजीन फॉलो करने वाले स्टूडेंट्स को मैं बस यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक मैगजीन फॉलो करना, वो किसी की भी हो, सिर्फ एक मैगजीन, पर साथ में मैगजीन के साथ में न्यूज़पेपर को फॉलो जरूर करना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आप अगर मैगजीन फॉलो करते हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते तो दिक्कत है। तो मैगजीन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, पर न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ आपके पेपर 1 के करंट अफेयर को नहीं, पेपर 2 के करंट अफेयर्स को भी तैयार करने में हेल्प करता है। और आपको शायद ये बात पता है या नहीं कि पेपर 2 का जो करंट अफेयर है, मतलब जो पेपर 2 है, उसमें 80% अगर रोल प्ले करता है तो वो आपका न्यूज़पेपर होता है। अब इस चीज़ के बारे में शायद आपको डिटेल में मैं आपको पेपर 2 की स्ट्रेटेजी में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैगजीन जो भी कर रहे हैं करते रहो, बट न्यूज़पेपर को स्किप नहीं करना है, न्यूज़पेपर को भी साथ में लेकर चलना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बस ये मेरा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मुझे लगता है हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है। हमने साइंस देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, करंट अफेयर देख लिया, सारे सब्जेक्ट्स हम देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो को धीरे धीरे एंड करते हैं। एंड करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 की रूल्स हैं दोस्तों, अपनी आगे आने वाली स्ट्रैटेजीज में इसको ज़रूर दिमाग में लेकर चलना। पहला पॉइंट, सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद, मुझे बहुत दुख होता है, बच्चे रोते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो रही है। वो प्रॉब्लम बस यही है कि हम कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें जल्दी है, हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, शॉर्टकट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शॉर्टकट का मतलब है लॉन्ग कट। जितना शॉर्टकट आजमाओगे उतना ही जो ये वक्त है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेरा पॉइंट यही रहेगा, स्टिक टू द एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स। सर किसी भी नोट्स के चक्करों में मत पड़ना। नोट्स सिर्फ आपके अपने बनाए हुए कारगर होंगे, किसी और के बनाए हुए नोट्स आपको कभी पास नहीं करा सकते। ये मैं बात लिख कर दे सकता हूँ। और आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, या फिर जिस भी स्टूडेंट्स ने कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन के नोट्स लिए होंगे, उनसे पूछिएगा कि कितना हेल्प किया नोट्स ने आपको। तो सर आपको एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स ही इस एग्ज़ाम को पार लगाने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने एनसीईआरटी ले लिया, रख लिया, एक बार पढ़ लिया। अब बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर हमने सब कुछ तो फॉलो किया जो आपने कहा, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सर आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी? जब मैंने सवाल पूछा कि सर एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी, तो सर एक बार पढ़ी थी। सोच के देखिए, एक टॉपर जो अपनी हर स्ट्रेटजी में कहता है कि मैं एनसीईआरटीज को या अपनी बेसिक बुक्स को कम से कम 5 बार और मैक्सिमम 10-10 बार पढ़ा है। लक्ष्मीकांत में 7 से 8 बार पढ़ चुका हूँ। हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम मैंने 8 से 9 बार पढ़ ली है। थीम्स मैंने 10 से 12 बार पढ़ ली है। मतलब उन्होंने अपनी एक भी ऐसी बुक नहीं है जिसे कम से कम 5 बार ना पढ़ा हो। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दूसरा रूल ध्यान रखना कि 5 रीडिंग, कम से कम 5 रीडिंग, और मैक्सिमम आप जितनी ज़्यादा करोगे वो उतना ही आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर जाएगी। तो ये आपको काम ज़रूर करना है, ये दूसरा। तीसरा काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर आपको अब तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बिना पीवाईक्यू के आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा, शायद हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 निकल जाएगा, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि एनसीईआरटीज और बेसिक बुक्स के थ्रू
120 130 तक स्कोर कर पाएं, बट 150 160 170 180 लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर करने होंगे। और ये PYQ सिर्फ CAPF नहीं, यहाँ पर आपको CDS भी, NDA भी, CISF भी, CSC भी, हर किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इसको बिना करे जाना नहीं है। चौथा, नोट्स बनाने हैं, अपने बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बनाइए। अब नोट्स में भी एक और चीज़ ऐड करना, एक आप नोट्स बनाओगे अपने सारे पूरे लेंदी अच्छे खासे नोट्स, और एक बनाओगे शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपको एंड में जब आपका एग्जाम होता है, लास्ट एक महीना, जो एक महीना होता है, 15 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, जो जैसे जैसे टाइम कम हो रहा होता है उस समय ये शॉर्ट नोट्स आपका रामबाण होता है। ये शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करते हैं, उस समय आपका माइंड जो स्टेबल करने में हेल्प करते हैं, ये करते हैं। ये कैसे कैसे बनाने हैं, इनमें क्या करना है, वो सब मैं आगे बताऊंगा, बट इस पर फोकस करना दोस्तों। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं बिना टेस्ट के जाऊंगा एग्जाम में, एग्जाम क्रैक कर लूंगा, सर बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बात मैंने कई बार समझाई थी कि टेस्ट सीरीज करके जाइएगा। टाइम मैनेजमेंट हुआ, स्किल हुआ, एलिमिनेशन टेक्निक हुई, कई सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलती हैं। तो बिना टेस्ट सीरीज के मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, मतलब बस यहाँ पर अपने आप को बचाए रखना है मार्केट के ट्रैप से। मार्केट का ट्रैप, मेरा नोट्स ले लो, मेरा लेक्चर ले लो, मेरे कंटेंट से आया, मेरे वो वहाँ से ये आया। सर मेरा पूरा फोकस हमेशा आपको टू द पॉइंट ऑथेंटिक सोर्स दिखाने की तरफ होता है। हमेशा मैं आपको NCERT ज़रूर दिखाता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन आया है वो NCERT से कहाँ से आया है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आप किसी का भी नोट्स पढ़ लीजिए, किसी का भी लेक्चर पढ़ लीजिए, जब तक आप बेसिक बुक्स को नहीं पढ़ेंगे आप इस ट्रैप में फंसे रहेंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप जो भी स्टूडेंट है, कल रिजल्ट आएगा कुछ समय बाद, तो आप में से जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा अभी तक, ठीक है, उसका सिर्फ इस 7 पॉइंट में से कोई एक कारण ज़रूर होगा। इन 7 कारणों में से कोई तो एक कारण ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आपने ये 7 के 7 की रूल्स को फॉलो कर लिया, मैं ये बात पूरे दावे के एक साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े चलिए। अब रोल ऑफ अचीव CAPF इन 2024। दोस्तों मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा चुका हूं, अब मैं अपना रोल बताता हूं। यहां पर मैं बहुत ज़्यादा समय और प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं बस एक लाइन में एक बात कहूंगा, सर कैसे भी करके मैं आपसे बस यही कहूंगा कि कैसे भी करके मेरे साथ गेम चेंजर में जुड़े 2024 में। जो बच्चे शायद 2023 में मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारण से, मैं उनको बस यही कहूँगा कि प्लीज़ 2024 के गेम चेंजर में मेरे साथ जुड़िए। सर मैं आपकी देखने का नज़रिया, इस एग्ज़ाम को देखने का नज़रिया, कैसे बुक्स को पढ़ते हैं, कैसे PYQs को एनालिसिस करते हैं, कैसे ये दो चीज़ NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करती है, क्यों आप लोगों का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं इस गेम चेंजर के प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको आपके 110, 120, 122 के स्कोर जो जिस पर आप स्टक हैं अभी तक, उसको 150, 160 तक लेकर आऊँगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। बस आप कैसे भी करके मेरे साथ गेम चेंजर में जुड़ें दोस्तों। और जुड़ना कैसे है सर, 4 सितंबर को हमारे गेम चेंजर के इनरोलमेंट होंगे। उस दिन आपको इस गेम चेंजर प्रोग्राम में एडमिशन ले लेना है और उस दिन के बाद से आपको सब कुछ भूल जाना है। पीछे जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गेम चेंजर में इनरोल नहीं कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने गेम चेंजर में इनरोल कर लिया है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी A से लेकर Z तक, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। मैं उसको सर यहाँ पर पेपर 1 में आपको क्लियर कर दूँ, ये गेम चेंजर पेपर 1 का प्रोग्राम है, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। तो पेपर 1 में आपकी A से लेकर Z तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखूंगा। वहाँ पर क्या कैसे करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये सातों के सातों रूल, आपकी NCERT, आपका जो 5 रीडिंग का जो एटलीस्ट 5 रीडिंग है, ये भी मैं आपको वहाँ पर पूरा
एक स्ट्रक्चर वे में आपको दूंगा। PYQs कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ एक अच्छे सिस्टम से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स आपको वहां खुद बनाने होंगे, आपको नोट्स बनाने में मदद पूरी मैं करूंगा। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इस ट्रैप से तो आपको बचना ही है। टेस्ट सीरीज दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज गेम चेंजर में इंक्लूड नहीं है, इसको आपको अलग से इनरोल करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो आपकी मैं हेल्प करूंगा अचीव CAPF, आपका CAPF का गोल अचीव करने में 2024 का। तो बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, कैसे भी करके आप मेरे साथ जुड़े। मैं इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूं दोस्तों, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए। और ये बात मेरे 2023 के स्टूडेंट जानते हैं कि सर मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे होंगे, बट सर मुझे कोई स्टूडेंट आकर कह दे कि सर आपने ये जो है ये कमी छोड़ी थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो सर मैं अपना 110% दूंगा। आप बस मेरा हाथ थाम कर अपना 80% भी दे देंगे ना, तो भी मैं आपका CAPF क्रैक करवा दूंगा। बट वही बात है सर, आपके अपने एफर्ट के बिना कोई भी इंसान आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। तो आपको 80% एफर्ट मारना है, 110% एफर्ट मैं लगाऊंगा। बस इतना हम लोग मिलकर करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस वीडियो को मैं एंड करता हूं मेरे प्यारे से फेवरेट कोट के साथ, जो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। ब्रूस ली का एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं आपको एडवाइस करूंगा। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम। दोस्तों ये बात आपको अपने लिए अपने अकॉर्डिंग इसको ढालना है। क्या कि सर मुझे एज अ स्टूडेंट उस इंसान से इतना डर नहीं लगता जिसने 10,000 किताबों को पढ़ा है। मुझे डर उस इंसान से लगता है जिसने एक किताब को 10,000 बार पढ़ा है, क्योंकि वही है आपका असली कंपटीटर, वही ले जाएगा सिलेक्शन। UPSC का जो निकालने का जो क्रक्स है दोस्तों, वो बस यहीं छुपा हुआ है कि अगर आप एक बुक को जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, रादर देन आप मल्टीपल सोर्स को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस जो पॉइंट को, इस थॉट को आपको प्रोवाइड कराते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू मेरी इस स्ट्रेटेजी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो से, इस स्ट्रेटेजी से आपका जो 2024 की जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर हुआ होगा। और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए जो बच्चे नहीं जानते, हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF पर जाकर जुड़े। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वहाँ से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर अचीव CAPF सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा दोस्तों। तो यही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, 2024 को क्रैक करने के लिए ठान लीजिए। और मेरी जो हेल्प है आपको जहाँ भी ज़रूरत है वो मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। मेहनत करते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।